एक बात सोचो, क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रात के आसमान में जो तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है ना, वो अंधेरा है ही नहीं। वो असल में रोशनी की एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो इतनी पुरानी है कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं सकती। और सुनो, उस दीवार से हम तक जो रोशनी पहुंच रही है वो लगभग 14 अरब साल पुरानी है। पर वो दीवार हमसे 46 अरब लाइट ईयर्स दूर है। यहीं से दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। खुद आइंस्टाइन ने यह रूल बनाया था कि लाइट स्पीड ही ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। पर अगर ये रूल सही है तो 14 अरब साल पुरानी रोशनी 46 अरब लाइट ईयर्स दूर पहुंच कैसे गई? उसने अपनी उम्र से 3 गुना ज्यादा दूर का सफर तय कर लिया। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसी पहेली की गहराई में जाओ तो एक और झटका लगता है। बिग बैंग, जिसे हम सब एक मैसिव एक्सप्लोजन मानते हैं, एक जगह से शुरू हुआ धमाका जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, वो भी गलत है। वो धमाका था ही नहीं, और उसकी कोई एक जगह भी नहीं थी। वो हर जगह एक साथ हुआ था। तुम्हारे कमरे में, मेरे कमरे में, एंड्रोमेडा में, हर उस जगह पर जो आज ब्रह्मांड का हिस्सा है। और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो पिछले 2 सालों में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसने पूरी कॉस्मोलॉजी को हिला दिया है। DSI नाम का एक एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि जो डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है, वो समय के साथ बदल रही है। मतलब आइंस्टाइन जिस कांस्टेंट पर हमारी सारी कैलकुलेशंस टिकी हुई थीं, वो शायद कांस्टेंट है ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उस किनारे की, जहां से रोशनी अपनी उम्र से 3 गुना दूर पहुंच गई है। उस अंधेरे की जो अंधेरा है ही नहीं, उस धमाके की जो धमाका था ही नहीं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सीधे शुरू करते हैं। तुम अभी जहां बैठे हो अपने फोन को देखते हुए, तुम असल में ब्रह्मांड के केंद्र में बैठे हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी अपने केंद्र में हूं, तुम भी अपने केंद्र में हो, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिट है, कभी खत्म ही नहीं होता। पर हमारी देखने की कैपेसिटी की एक लिमिट है। हम हर डायरेक्शन में सिर्फ 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमें कभी दिखेगा ही नहीं। तो हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल बुलबुला है जिसका डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। इसी को साइंटिस्ट्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं। और यहीं से पहला सवाल उठता है, ब्रह्मांड की उम्र है सिर्फ 13.8 अरब साल। तो जब ब्रह्मांड ही इतना पुराना नहीं है, तो उसका आकार 93 बिलियन लाइट ईयर्स कैसे हो गया? इस सवाल पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले एक और मजेदार बात समझो। इस बबल का जो किनारा है, जहां हमारी देखने की सीमा खत्म होती है, वहां कुछ बहुत अजीब है। साइंटिस्ट ने जब उस किनारे को स्कैन किया तो पाया कि वहां अंधेरा नहीं है, वहां रोशनी है। एक पूरी की पूरी दीवार रोशनी की। और ये कोई नई रोशनी नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे पहली रोशनी है, पहली लाइट जो कभी बनी थी। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। कल्पना करो एक शांत तालाब की। अगर तुम उसमें पत्थर फेंको तो जहां पत्थर गिरा वहां से लहरें उठती हैं। पहले ये लहरें छोटी और तेज होती हैं, साफ दिखती हैं। पर जैसे जैसे ये दूर जाती हैं, फैलती जाती हैं, पतली होती जाती हैं। और एक मोमेंट आता है जहां ये इतनी फैल चुकी होती हैं कि तुम्हारी आंखों को दिखना बंद हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लहरें खत्म हो गईं, वो अभी भी वहां हैं, बस इतनी धीमी कि तुम देख नहीं पा रहे। लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लाइट वेव्स में चलती है, ठीक लहरों की तरह। और जब लाइट बहुत ज्यादा दूर का सफर करती है तो वो स्ट्रेच हो जाती है। एक पॉइंट आता है जहां वो हमारी आंखों की विजिबल रेंज से बाहर निकल जाती है, पर वो अभी भी वहां है। तो साइंटिस्ट्स ने सोचा, अगर आंखें नहीं देख सकती तो कुछ ऐसा बनाएं जो देख ले। और इसी सोच से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप। पर जेम्स वेब भी बुलबुले के किनारे तक नहीं पहुंच पाया। तब साइंटिस्ट्स ने माइक्रोवेव डिटेक्ट करने वाले सैटेलाइट्स भेजे, और वहां उन्हें मिली एक बहुत ही हल्की रेडिएशन, हर डायरेक्शन से आती हुई। इसे नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, शॉर्ट में CMB। और ये है ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे ओरिजिनल फोटो। जैसे हम अपने बचपन की फोटोज रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये ब्रह्मांड की बचपन की फोटो है। पर इसमें ब्रह्मांड सिर्फ 3,80,000 साल का था, एकदम नन्हा बच्चा। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब साइंटिस्ट्स ने इस CMB की उम्र निकाली तो पता चला ये रोशनी 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। पर जब उन्होंने नापा कि ये अभी कितनी दूर से आ रही है, तो जवाब आया 46 बिलियन लाइट ईयर्स। अब यहां रुककर सोचो, अगर रोशनी 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पैदा हुई और लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता, तो ये मैक्सिमम 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होनी चाहिए थी, न कि 46 बिलियन। मतलब इस रोशनी ने अपनी उम्र से 3 गुना ज्यादा सफर कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या आइंस्टाइन का रूल टूट रहा है?
या हम कुछ मिस कर रहे हैं? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें जाना होगा 100 साल पीछे। साल 1915 आइंस्टाइन ने दुनिया को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, एक ऐसी थ्योरी जिसने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का झुकाव है। पर इस थ्योरी से एक सवाल खड़ा हुआ, अगर ग्रेविटी हर चीज को खींचती है तो पूरा ब्रह्मांड एक साथ कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? उस जमाने में सभी साइंटिस्ट्स मानते थे कि ब्रह्मांड स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ, कभी नहीं बदलता। पर आइंस्टाइन की इक्वेशंस कह रही थीं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आइंस्टाइन ने एक जुगाड़ किया, उन्होंने अपनी इक्वेशंस में एक नया वेरिएबल डाला जिसका नाम रखा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये एक एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता था, एक ऐसी पुश फोर्स जो ग्रेविटी को बैलेंस कर दे। आइंस्टाइन खुद इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी बिगेस्ट मिस्टेक मानते थे। बाद में उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लंडर थी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो गलत थे, वो ब्लंडर थी ही नहीं। पर यह बात उन्हें कभी पता नहीं चली, क्योंकि 1923 में एक और साइंटिस्ट ने पूरी तस्वीर बदल दी। कैलिफोर्निया का माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा टेलीस्कोप वहां था, 100 इंच का हुकर टेलीस्कोप। और उसी टेलीस्कोप से रात भर आसमान देखता हुआ एक आदमी था, नाम था एडविन हबल। हबल एक धुंधले धब्बे के पीछे था जिसका नाम था एंड्रोमेडा। उस वक्त साइंटिस्ट्स मानते थे कि एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी के अंदर एक गैस का बादल है। कुछ मानते थे ये अलग गैलेक्सी है, पर प्रूफ किसी के पास नहीं था। 5 अक्टूबर 1923 की रात हबल टेलीस्कोप पर बैठा, पूरे 45 मिनट की एक्सपोजर के बाद जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट निकाली तो उसे 3 नए बिंदु दिखे। उसने सोचा ये तीनों नोवे होंगी, मतलब एक्सप्लोडिंग स्टार्स। तो उसने हर एक के पास काले पेन से एन लिख दिया। पर फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उसे इतिहास बना गया। उसने पिछले सालों की पुरानी प्लेट्स निकाली और उन्हीं 3 बिंदुओं को चेक किया। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। एक बिंदु सिर्फ एक बार नहीं चमका था, वो बार बार चमक रहा था, एक रेगुलर पैटर्न में, तेज होता, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, एक रिदम में। हबल की सांस रुक गई, क्योंकि वो जानता था कि एक ऐसा खास तारा होता है जो इसी पैटर्न में चमकता है, जिसे सेफेड वेरिएबल कहते हैं। और इन सेफीड स्टार्स की खासियत यह है कि इनका पैटर्न डायरेक्टली इनकी असली ब्राइटनेस से जुड़ा होता है। मतलब अगर पैटर्न पता है तो असली ब्राइटनेस पता है, और अगर असली ब्राइटनेस पता है और तुम्हें यह कितना धीमा दिख रहा है वो भी पता है, तो एक सिंपल कैलकुलेशन से दूरी निकल आती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात में कोई दूर टॉर्च जला रहा हो, अगर तुम्हें पता है कि टॉर्च कितनी पावरफुल है और तुम्हें वो कितनी धीमी दिख रही है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी दूर है। हबल ने वही किया, उसने पैटर्न पढ़ा, ब्राइटनेस निकाली, दूरी कैलकुलेट की, और जो नंबर आया उसने पूरी साइंस हिला दी। एंड्रोमेडा हमसे 22 लाख लाइट ईयर्स दूर था, इतनी दूर कि वो हमारी गैलेक्सी का हिस्सा हो ही नहीं सकता था। मतलब एंड्रोमेडा एक पूरी अलग गैलेक्सी थी। हबल इतना एक्साइटेड था कि उसने जहां पहले एन लिखा था उसे काटा और रेड पेन से एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा वार। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क शायद इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, क्योंकि इसी एक शब्द ने हमें बताया कि हम अकेले नहीं हैं। जब हबल ने यह डिस्कवरी अपने कॉलीग हार्लो शैप्ली को लेटर में भेजी, तो शैप्ली ने वो लेटर पढ़कर कहा, यह है वो लेटर जिसने मेरी पूरी ब्रह्मांड की समझ को तबाह कर दिया। शैप्ली पूरी जिंदगी मानते आए थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, और एक लेटर ने उन्हें बता दिया कि वो गलत थे। पर हबल यही नहीं रुके। अब उनके पास दूरी नापने का तरीका था, तो उन्होंने एक के बाद एक कई गैलेक्सीज की दूरी निकाली और साथ में उनकी रोशनी का रंग भी देखा। यहाँ एक मजेदार रूल काम करता है जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब कोई एम्बुलेंस तुम्हारे पास से गुजरती है तो उसकी सायरन की आवाज बदल जाती है। जब वो तुम्हारी तरफ आ रही होती है तो आवाज ऊंची लगती है, और जैसे ही वो दूर जाने लगती है आवाज नीची हो जाती है, क्योंकि पास आते वक्त साउंड वेव्स दब जाती हैं और दूर जाते वक्त खिंच जाती हैं। रोशनी के साथ भी यही होता है। अगर कोई गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही हो तो उसकी लाइट ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और अगर दूर जा रही हो तो रेड की तरफ। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। हबल ने जब सैकड़ों गैलेक्सीज देखीं तो हर एक रेड शिफ्ट दिखा रही थी। मतलब हर गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही थी। और इतना ही नहीं, जो गैलेक्सी जितनी दूर थी उतनी तेजी से दूर जा रही थी। जरा सोचो इसका मतलब क्या हुआ। ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, ब्रह्मांड फैल रहा है। हर सेकंड हर डायरेक्शन में स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है। आइंस्टाइन का स्टैटिक यूनिवर्स वाला आइडिया गलत साबित हो गया। पर यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। याद है आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, वो एंटी ग्रेविटी वाली फोर्स जिसे खुद आइंस्टाइन अपनी बिगेस्ट ब्लंडर मानते थे? तो वो ब्लंडर थी ही नहीं, वो फोर्स एग्जिस्ट करती है, बस आइंस्टाइन का अंदाजा गलत था। वो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर रही, वो एक्चुअली ग्रेविटी से भी ज्यादा पावरफुल है और वही ब्रह्मांड को फैला रही है। आज हम इसी फोर्स को डार्क एनर्जी कहते हैं, एक मिस्टीरियस एनर्जी जो खाली स्पेस में भरी हुई है।
जितना ज्यादा स्पेस उतनी ज्यादा डार्क एनर्जी, उतनी ज्यादा पुश, मतलब ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलता है खुद अपने फैलाव को और तेज करता जाता है, एक फीडबैक लूप। और यहीं पर हमें उस ओरिजिनल पैराडॉक्स का जवाब मिलता है। याद है वो CMB की रोशनी जो अपनी उम्र से 3 गुना दूर पहुंच गई थी? आइंस्टाइन ने जब कहा कि कुछ भी लाइट से तेज नहीं जा सकता, तो वो मैटर के बारे में कह रहे थे। कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई इंफॉर्मेशन लाइट से तेज नहीं जा सकती, पर स्पेस खुद वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करता। इसे ऐसे समझो, एक रबर बैंड लो और उस पर 2 डॉट्स बनाओ। अब रबर बैंड को खींचो, दोनों डॉट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, पर डॉट्स खुद तो नहीं चल रहे, वो अपनी जगह हैं। रबर बैंड जो उन्हें कैरी कर रहा है वो खींच रहा है। बिल्कुल यही होता है ब्रह्मांड में। गैलेक्सीज अपनी जगह हैं, पर उनके बीच का स्पेस खींच रहा है। और स्पेस को लाइट स्पीड का रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जितनी तेजी से चाहे खींच सकता है, कभी कभी लाइट से भी तेज। यही वजह है कि CMB की रोशनी जब पैदा हुई थी तब उसका ओरिजिन शायद हमसे कुछ लाख लाइट ईयर्स दूर था, पर जब तक वो रोशनी हम तक पहुंची, बीच का स्पेस इतना खिंच चुका था कि ओरिजिन अब 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चला गया। और यही जादू हमारे बुलबुले को 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा बनाता है। पर रुको, यहाँ एक और बड़ी मिसकंसेप्शन तोड़नी जरूरी है। हम सबको स्कूल में सिखाया गया कि बिग बैंग एक मैसिव एक्सप्लोजन था, एक जगह से सब कुछ उड़ा, एक कॉस्मिक एग फटा और ब्रह्मांड बन गया। ये तस्वीर समझने में आसान है, पर यह बिल्कुल गलत है। अब तुम कहोगे नाम ही बिग बैंग है, धमाका है, तो कैसे नहीं? तो रुको, बिग बैंग कोई धमाका स्पेस के अंदर नहीं था। बिग बैंग था खुद स्पेस का शुरू होना। मतलब स्पेस पहले था ही नहीं, जिस मोमेंट बिग बैंग हुआ उस मोमेंट स्पेस एग्जिस्ट करने लगा और तुरंत फैलने लगा। इसे ऐसे समझो, अगर तुम आज के ब्रह्मांड को बैकवर्ड रन करो, टाइम को उल्टा चलाओ, तो सारी गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आने लगेंगी और एक मोमेंट आएगा जहां सब कुछ एक इन्फिनिटली डेंस, इन्फिनिटली हॉट स्टेट में मिल जाएगा। पर वो एक बिंदु नहीं होगा ब्रह्मांड के अंदर, वो पूरा ब्रह्मांड ही वो स्टेट होगा, हर जगह एक साथ। मतलब बिग बैंग तुम्हारे कमरे में भी हुआ था, मेरे कमरे में भी, एंड्रोमेडा में भी, हर उस जगह पर जो आज ब्रह्मांड का हिस्सा है। वहां कोई सेंटर नहीं था जहां से धमाका शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड ही वो धमाका था, हर जगह एक साथ। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर, वो ट्विस्ट जो पिछले 2 सालों में पूरी कॉस्मोलॉजी को शेक कर रहा है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज कांस्टेंट, समय के साथ नहीं बदलता। डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है और पिछले 100 साल से हम यही मानते आए थे। हमारी सारी कैलकुलेशंस, हमारे सारे मॉडल्स सब इसी असम्पशन पर टिके थे। पर 2024 टू 2025 में DESI नाम के एक एक्सपेरिमेंट ने यह असम्पशन हिला दी। DESI यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, एरिजोना में लगा एक मैसिव टेलीस्कोप जो एक साथ 5000 गैलेक्सीज की रोशनी नाप सकता है। इस टेलीस्कोप ने 11 अरब साल पीछे तक का ब्रह्मांड का 3D मैप बनाया। पूरे 47 मिलियन गैलेक्सीज को मैप किया गया, इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा कॉस्मिक मैप। और इस मैप से जो निकला वो माइंड ब्लोइंग था। डेटा दिखा रहा था कि डार्क एनर्जी समय के साथ बदल रही है, पहले ज्यादा पावरफुल थी, अब कुछ कम हो रही है। मतलब आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक्चुअली कांस्टेंट है ही नहीं, वो इवॉल्व कर रहा है। और यहीं पर एक स्कैरी पॉसिबिलिटी सामने आती है। अगर डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब ग्रेविटी फिर से डोमिनेंट हो जाए, ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा और फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सारी गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ आने लगेंगी, सारा स्पेस कोलैप्स होने लगेगा और एक दिन पूरा ब्रह्मांड वापस उसी डेंस स्टेट में पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं बिग क्रंच, बिग बैंग का बिल्कुल उल्टा। पर यहां रुककर एक सवाल पूछो खुद से, हम कौन हैं इस सब में? जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स की बात करते हैं। पर क्या तुम्हें पता है, ये सब मिलाकर स्टार्स, प्लैनेट्स, तुम, मैं, तुम्हारा फोन, हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब मिलाकर ब्रह्मांड का सिर्फ 4% है। बाकी 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जिसे हम देख भी नहीं सकते। मतलब हम ब्रह्मांड के 4% हिस्से में रहते हैं और उसी 4 में से एक टाइनी सोलर सिस्टम, उसमें एक छोटा प्लैनेट, उस प्लैनेट पर एक छोटा कमरा और उसमें तुम बैठे ये वीडियो देख रहे हो। और याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि रात का अंधेरा अंधेरा नहीं है, वो रोशनी की एक दीवार है जो इतनी पुरानी है कि दिख नहीं सकती। तो आज से जब भी तुम रात में आसमान देखो, याद रखना जो तुम्हें खाली दिख रहा है वो खाली है नहीं, वो बिग बैंग की पहली रोशनी से भरा हुआ है। वो 14 अरब साल पुरानी कहानी सुना रहा है, बस हमारी आंखें कमजोर हैं तो हम सुन नहीं पाते। तो अब तुम बताओ मुझे कमेंट में, अगर हम ब्रह्मांड के 4% हैं और हमारा बबल पूरे ब्रह्मांड का एक टाइनी हिस्सा है, तो उस इन्फिनिट बाकी ब्रह्मांड में क्या होगा?
क्या वहां और गैलेक्सीज हैं और प्लैनेट्स और शायद और जीवन जो हमारी तरह अपने आसमान में अंधेरे की दीवार देख रहा है? सोचकर बताना। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया समझ में आया तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।